भाजपा में रहे, उसके बाद आपने कांग्रेस का दामन थामा। भाजपा से कांग्रेस में जाना शायद जनता उतना कनेक्ट नहीं कर पाई। भाजपा विचारधारा के लाखों वोट मिले हैं मुझे। जो 24 का लोकसभा चुनाव था, आपको हार का सामना करना पड़ा। हम शासन से लड़ रहे थे, बिरला जी से नहीं। बिरला जी कोई कीमत ही नहीं। दिन के 12 बजे बिरला जी को आसमान के तारे गिना देते। डिस्टर्ब एरिया एक्ट लेकर आते हैं राजस्थान में, उसे कैसे देखते हैं? राजस्थान में कहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है? जल रहा है राजस्थान को सांप्रदायिक दंगों की आग में, और आर्मी उतारनी पड़ रही है, और अनकंट्रोल्ड सिचुएशन। अलग अलग फ्रंट पे हर पार्टी में एक बड़ा नेता मौजूद रहता है। मीना समाज में भी है, गुजरों में क्यों नहीं हो पाता ये? जल जंगल जमीन का सहारा लेकर दुर्दशा में चले गए। तो 28 में सरकार आ रही है, 100% आ रही है। अब नेताओं का व्यक्तित्व आकर्षित करता है क्या आजकल? आपको किसका किया? हरीश शर्मा एक विधायक हुआ करते थे। सरकार रिपीट नहीं हो पाई, उसकी वजह क्या मानते हैं? राजस्थान का ट्रेंड रहा है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। कौन सी ऐसी घटना थी जो राजनीति में आपको लेकर आई? चल पड़े, कारवां बन गए। विद्यार्थी राजनीति से प्रारंभ किया मैंने अपना जीवन। होंगे अमित शाह, मोदी चमचागिरी करने के लिए राजनीति में आए क्या? किसी का चरित्र खराब नजर आया, ठोकर मार दी भैया, निकाला थोड़ी मुझे। मिड डे मील घोटाला, जल जीवन मिशन घोटाला। आजकल मैं समझता हूँ कि जनता भ्रष्टाचार को नोटिस भी करती है कि नहीं करती। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत पारिक और आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रहलाद जी। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक हूँ बिल्कुल। स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक? बिल्कुल ठीक है। आप सबसे पहले तो, क्योंकि एक जनता को काफी कौतूहल है आपके बारे में जानने के, आप इतना पब्लिक इवेंट्स में जानते हैं, आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को जानते हैं, पर मैं थोड़ा सा उससे पहले, आप राजनीति में आने से पहले जो जीवन रहा और कौन सी ऐसी घटना थी जो राजनीति में आपको लेकर आई, उसके बारे में बताइए। ऐसी कोई घटना नहीं है। घटनाओं से लोगों के जीवन बदल जाते हैं, परिदृश्य बदल जाते हैं। घटनाओं से शासन भी बदल जाते हैं, और घटनाएं कई बार व्यक्ति को राजनीति में ला भी देती है। मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना नहीं घटी। मैं मेरी प्रारंभ से ही विद्यार्थी राजनीति से लोगों के लिए मेरा जीवन समर्पित रहा है, और धीरे धीरे चल पड़े, कारवां बन गया। और क्या है, विद्यार्थी राजनीति से प्रारंभ किया मैंने अपना जीवन। छात्र राजनीति में आप रहे, तो ऐसे कौन से नेता थे उस समय के जो मतलब जो आप, जिनका व्यक्तित्व आपको आकर्षित करता था और राजनीति एक तरीके से गुरु मान के आपने राजनीति? अब नेताओं का व्यक्तित्व आकर्षित करता है क्या आजकल? उस समय सर आपको किसका किया? हरीश शर्मा एक विधायक हुआ करते थे, जो कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे थे। मैन ऑफ एथिक्स। और एथिक्स का प्रदर्शन तो आजकल बहुत लोग करते हैं। हर आदमी एथिक्स वाला है राजनीति में। जिसको कुछ अचीवमेंट्स हो गया, वो समझता है कि समाज में ऐसा प्रेजेंटेशन मैं दूं कि मैं ही एथिक्स वाला व्यक्ति हूं। सम विषम परिस्थितियों में भी एथिक्स नहीं डिगे, उसे एथिक्स बोलते हैं। ऐसा जीवन देखा हमने हरीश शर्मा का। इंस्पायर होता था नौजवान उस जीवन को देख के। और ये सच है कि हम हरीश शर्मा से इंस्पायर हुए और यात्रा आगे बढ़ी। बाकी राजनेताओं का चरित्र कोई इंस्पायरिंग चरित्र नहीं बचा है। मुख में राम बगल में छुरी, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। 99% लोग, 99 को तो 90% लोग आजकल ऐसे हैं। कोई आइडल चरित्र नहीं है। भाजपा में रहे, उसके बाद आपने कांग्रेस का दामन थामा, पर 2024 का लोकसभा चुनाव था, आपको हार का सामना करना पड़ा। स्पीकर जो है ओम बिरला, उनके खिलाफ आप लड़े थे। क्या वजह मानते हैं हार? कोटा जाइए ना आप। शासन नहीं होता और पैसे का प्रलय नहीं होता तो दिन के 12 बजे बिरला जी को आसमान के तारे गिना देते। मेरे सामने शासन चुनाव लड़ रहा था, और शासन के पास जो सारे साधन संसाधन होते हैं, सबका भेजा इस्तेमाल हो रहा था। अब एक व्यक्ति और एक शासन में जब टकराव होता है, तो व्यक्ति की जीत की कहानी में अड़चन आती है। तो दुनिया में बड़े आंदोलन हुए, बड़े बदलाव हुए, तो शासन को हटाने में, शासन को उखाड़ने में लंबा समय लगता है भाई, बड़े मोमेंट्स में भी। तो मैं तो व्यक्तिगत क्षमता में चुनाव लड़ रहा था। बिरला जी के साथ पूरा शासन था। ये बात सच है कि कांग्रेस का वर्कर पूरे जी जान से समर्पित होकर मेरे लिए लग रहा था, पर हम शासन से लड़ रहे थे, बिरला जी से नहीं। बिरला जी कोई कीमत ही नहीं। नो, मैं कभी मानता ही नहीं। जिस रोज कांग्रेस के शासन में पार्लियामेंट का चुनाव होगा,
हिम्मत ही नहीं जो बिरला जी चुनाव लड़ ले मेरे सामने। क्या ये एक वजह है या फिर भाजपा से कांग्रेस में जाना शायद जनता उतना कनेक्ट नहीं कर पाई? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भाजपा विचारधारा के लाखों वोट मिले हैं मुझे। जो अमित शाह ने देश में एक नई कल्चर पैदा कर दी, जो डेमोक्रेसी के लिए देर सवेर आज देश समझे नहीं समझे, लेकिन ये कैंसर का काम करेगी। कैश फॉर वोट, कुछ भी करो, वोट खरीदो। मुझे तो आश्चर्य होता है भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, आज उसको तो कहीं मेरे शब्दों में कोई टारगेट नहीं करना चाहता, ना मैं उनको कोई आरोपित करना चाहता, लेकिन उन सबको चिंता करनी चाहिए। विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। और हम राज के लिए, कल तक बीजेपी में मैं था तब तो कहा करते थे राज साधन है, साध्य नहीं। साधना तो राष्ट्र की है, राज आ जाएगा तो हम एक साधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे राष्ट्र साधना। अब तो राज ही साध्य है, कुछ भी करो, राज लाओ। राज के बिना हमारी भूख तृष्णा मिटी नहीं सकती है, मिटी नहीं सकती। और ये सब इसलिए हो रहा है कि मोदी जी विश्व गुरु बना देंगे। तेरा मैं मोटा सा सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं। वोट भरोसा है। डेमोक्रेसी में जब व्यक्ति वोट डालता है ना, तो अपने सपने गिरवे रखता है। मेरे शहर का डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी में अनुशासन आएगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, गांव गरीब मजदूर की तकलीफ समाप्त होगी, एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था कायम होगी। सपने देता है, भरोसा देता है, विश्वास देता है। और आप गरीब के सपनों का, गरीब के भरोसे का, गरीब के विश्वास का सौदा करने लग जाओ, और जिस समाज में भरोसा विश्वास बिकने लग जाए, क्या होगा उस समाज का? गिरेगा नहीं क्या? जहां भरोसा ईमान बिकने लग जाएगा, समाज गिरेगा। समाज गिरेगा तो आप विश्वगुरु बना दोगे क्या? अमित शाह जी, क्या साख है? आप सत्ता का भय दिखाकर भारत का विद्रोही चरित्र नहीं रहा। मैं तो सैकड़ों बार अपने भाषणों में इस बात को कह चुका हूं कि विद्रोही चरित्र रहा होता तो 1300 सैनिकों का बाबर और 250 सैनिकों की ईस्ट इंडिया कंपनी 1800 साल राज करते, क्या उखाड़ के फेंक देते, निचोड़ देते। उसका नाजायज फायदा मत उठाओ। शासन का अत्याचार, बेजा इस्तेमाल और भय दिखाकर भोली भाली जनता को, पर अब देश को कैंसर से बचाना है, सबकी चिंता होनी चाहिए। एक आरोप लगातार भाजपा के कुछ नेता लगाते हैं कि प्रहलाद कुंजल जब भाजपा में थे तब ऐसी बातें नहीं किया करते थे, कांग्रेस जाने के बाद ऐसा कौन से भाजपा के नेता? बहुत नेता ऐसा नहीं, कौन से? एक नाम बताइए ना मुझे। वो कहते हैं बोले टिकट नहीं मिला इसलिए आप वहां जाके। कौन सा टिकट? मैं तो टिकट लाया, किसने कह दिया आपको? बेबुनियाद सवाल। कमाल है भाई, किसने मेरा तो सवाल नहीं, प्रश्न ही नहीं है ना। तो आप इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होगा। मैं 2023 का असेंबली चुनाव लड़ा, काट दिया किसी ने टिकट मेरा? मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा था कि जहां जसपाल भट्टी का एक नाटक आता था। भैया अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो, देखा है साहब, पैदा नहीं हुए होंगे आप, इसलिए कुछ चीजें समझकर बोलनी चाहिए। जसपाल भट्टी का नाटक आता था, उसमें अमूमन एक डायलॉग बोला करते थे, यहाँ काम की कीमत जीरो है, या बॉस के चमचे हीरो हैं। अमूमन ये डायलॉग होता था। कैडर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कैडर तो लैप्स हो गया और चमचे सर्वाइव कर रहे हैं, बॉस के चमचे। तो ये जसपाल भट्टी के नाटक का जो एक सीन क्रिएट हो रहा था, हमने ठोकर मार दिया। नो, चमचे नहीं हो सकते। होंगे अमित शाह, मोदी होंगे, तो हम चमचे नहीं हो सकते। चमचागिरी करने के लिए राजनीति में आए क्या? सारा राजस्थान जानता है मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के खिलाफ कोई कम्युनिटी पर जुल्म हुआ तो खड़े हो गए अंगद की तरफ पांव गाड़ के। ऐसे थोड़ी राजनीति में इसलिए थोड़ी आए कि कोई किसी की चमचागिरी करेंगे, इसलिए ठोकर मार दिया हमने। वहां क्या है, ओम बिरला जैसे आदमी सर्वाइव कर रहे हैं राजनीति में, जिनके पास कोई 2 मिनट फ्लो में बात नहीं कर सकते। पर दुर्भाग्य देश का, वहां तो क्या बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पर प्रधानमंत्री जी बंद हो जाता तो अटक जाते हैं। अब ऐसे लोगों के हाथों में व्यवस्था रहेगी भाई। हमारे पास तो ये कल्पना होनी चाहिए थी कि देश की आजादी के समय एक से एक। अब जवाहरलाल जी नेहरू की कैबिनेट को उठाइए ना,
दुर्भाग्य इस मुल्क का 90% लोग याद नहीं होगा कि कौन कौन एक कैडर के लोग प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के हिस्सा थे। आप उस सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेंगे, लाल बहादुर शास्त्री का लेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लेंगे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का लेंगे, कितने लोग, राजगोपालाचार्य का लेंगे, लोग जानते ही नहीं होंगे। इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व, एक प्रधानमंत्री की कैबिनेट में 10 प्रधानमंत्री। यानी जब देश में डेमोक्रेसी आई तो इतना परिपक्व लीडरशिप देश में थी कि एक एक व्यक्ति देश संभाल सकता है। आज मोदी जी और अमित शाह चिल्ला चिल्ला गला फाड़ के बोलते हैं, बकवास करते हैं। बकवास से काम नहीं चलता, अपना चरित्र बनाओ। अगर नेहरू जी की जगह पटेल प्रधानमंत्री बन गए होते तो, ये कैडर था उस समय, नेहरू के समानांतर 10 लोग थे। ठीक है, बनना एक कोई होता है। आज क्या हालत है, क्या हालत है देश में, बता पाएंगे क्या आप? इसलिए सारे मीडिया की, कल तक मीडिया के लिए कहा करते थे नाखून निकाल देते थे तो भी लेखनी नहीं रुकती थी। आज नाखून निकालेंगे क्या? हाँ, तो मीडिया के लोग जाके नेल पॉलिश करते हैं नेताओं की। तो सब इतना लेट क्यों ध्यान में आया? तो लेट कौन सा ध्यान में आया? इतने लंबे समय तक भाजपा में रहने के बाद एथिक्स खराब हो गए भैया, इसलिए बदला। लेट कौन सा कह रहे हो, लोट किसको ध्यान होता है? जब खराब हो गया कि मोदी साहब जैसे लोग सर्वाइव करने लग गए। आज मैं तो, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। कौन है मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में? एक प्रधानमंत्री, बाकी सब चमचे। हिम्मत है किसी की? इंटरनल डेमोक्रेसी कहीं जरा सी भी जिंदा बची हो कि कोई खड़ा होकर के मोदी जी नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को बटोगे तो कटोगे, सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का मुखिया गृह मंत्री ये भाषण दे, बटोगे तो कटोगे, साइन भाग में करंट यहां दबाना बटन और करंट साइन भाग में आए। कहां ले जाना चाहते हो आप? कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हो और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप शपथ की मर्यादा भंग करते हो भाषण देके। तो आज देश की पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर खराब हो गया, इसलिए वरना चले नहीं पार्लियामेंट जब तक दोनों इस्तीफा नहीं दे दे, माफी भी नहीं मांग ले देश से कि हमने वायलेशन ऑफ ऑथ, संविधान की शपथ लिए बिना किसी धर्म, संप्रदाय, अनुराग, द्वेष, भय के। आज देश भय में नहीं जी रहा है क्या? क्या बात कर रहे हो? और मुझसे पूछ रहे हो इतना लेट ध्यान आया है? हम एक एथिक्स की जिंदगी जीते हैं। लेट वेट नहीं, जब किसी का चरित्र खराब नजर आया ठोकर मार दी भैया, निकाला थोड़ी मुझे, ठोकर मार के आया हूं। और तब आया हूं जब भाजपा में लोग वॉशिंग मशीन में अपनी धुलाइयां करने जा रहे थे, चोर एंट्री मार रहे थे, हम बाहर निकल गए। भाई क्या है? कोटा की बात करते हैं। कोटा में हमने एक समस्या लगातार देखी है कि जो भी छात्र वहां पे पढ़ने जाते हैं, शायद पढ़ाई के प्रेशर की वजह से या किन्हीं भी कारणों से हो सकता है, लगातार हमें आत्महत्या की खबरें बहुत ज्यादा सामने आती हैं। तो इस पे प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? आप एक लंबे समय तक वहां रहे हैं। प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। सरकार को इस पर कोई न कोई मैकेनिज्म बनाना होगा। होता क्या है, नई उम्र का बच्चा होता है, माँ बाप का इतना बड़ा प्रेशर होता है, बच्चा भी सोचता प्रेशर क्या होता है। मेरे माँ बाप 2 लाख 3 लाख रुपए साल का फीस जमा करा रहे हैं, 2-3 लाख रुपए किराए का कमरा मेरे लिए लेके रख रहे हैं। मेरे माँ बाप की हैसियत ही नहीं है कि इतना साल का पैसा खर्च करें, और अगर मैं उसके बावजूद भी उनका सपना पूरा नहीं कर पाया तो एक बोझ तले बच्चा आता है, बोझ तले। इस मुल्क में, हाउस में बोला है भैया, इस मुल्क में 70% लोग होंगे जो 5 लाख रुपए साल में परिवार चला देते हैं। वहां एक बच्चा का खर्चा है कोटा में 5 लाख रुपए साल पढ़ने आने वाले का। तो ये जो सिस्टम बन गया, उसका बच्चा स्वाभाविक तनाव में, दबाव में आ जाता है, और वो डिप्रेशन आ जाता है। कम उम्र के बच्चे, चैलेंज देने की क्षमता कम होती है बच्चों में, कई बच्चे। अब वो मंथली टेस्ट या पाक्षिक टेस्ट में, साप्ताहिक टेस्ट में वो पीछे रह जाता है और अपने आप ही असेसमेंट कर लेता है कि हो सकता है अगर ये स्थिति मेरी फाइनल एग्जाम में हुई तो क्या मुंह दिखाऊंगा, डिप्रेशन में सुसाइड कर लेता है। मैंने तो ऐसा देखा है। महेश अग्रवाल मलारना डूंगर का एक बालक था, वो बहुत मेरे नजदीक था। वो मेरा पीएमटी में होगा, तब पीएमटी हुआ करती थी, पीएमटी में होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और उसने सुसाइड कर लिया, सेल्फोस खा के, और 4 दिन बाद रिजल्ट आया, बहुत अच्छी मेरिट में था। तो कई बार ऐसी दिमाग में कमजोरी की भावना घुस जाती है और गलत कदम उठाने के लिए आदमी हो जाता है। अब इसमें सरकारें कोई न कोई मैकेनिज्म तय करे कि
कोई साप्ताहिक टेस्ट का बोझ करें, आप ना करें उसको सार्वजनिक, उन बच्चों की एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कराएं। कोई और भी मैकेनिज्म हो सकता है, फीस का स्ट्रक्चर कम किया जा सकता है, गरीबों के बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आज इतने बड़े हॉस्टल्स हो गए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। आज कोई आदमी चाहकर भी पारदर्शी बात इसलिए नहीं कर सकता कि कोटा की आजीविका का आधार बन गया। पर यह भी दोहा नहीं है कि एक बच्चे को आप 8x8 के कमरे के 10,000 रुपए ले रहे हो, देश भर से आने वाले। आपको उसका वेलकम करना चाहिए, उसको फैसिलिटीज देनी चाहिए, और प्रयास ये होने चाहिए कि दोहन कम हो। कई सारी चीजों का दबाव आ जाता है। हर माँ बाप के लिए कितने परसेंट माँ बाप है जो 5 लाख रुपए एक बच्चे की पढ़ाई का साल भर का वहन कर सकते हैं देश में? 80%, 70% परिवार 5 लाख रुपए साल कम में परिवार चलाते हैं। 10,000 रुपए महीने में लोग परिवार चला लेते हैं। मैं तो देखता हूँ बेचारे हमारे पास ड्राइविंग करने वाले 10-10 हजार रुपए महीने में कैसे परिवार चलाते होंगे। उनके 2-2, 3-3 बच्चे, पर चलाते हैं। कोई न कोई उनकी टैक्टिक्स है, अपनी जरूरतों को सीमित करते हैं। और सपने तो हर आदमी को देखने का अधिकार है ना। मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बेटा भी IIT करना चाहिए। बेटा कर्ज करके भी कुछ लोग जमीन बेच के, मकान गिरवे करके लाते हैं, और फिर बेटा जब थोड़ा सा लगता है कि यार मैं इस माँ बाप की अपेक्षा पे खरा उतरूंगा, नहीं उतरूंगा, और मेरे माँ बाप तो बहुत विषम परिस्थितियों में सपना पाल के बैठे हुए हैं, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। सरकारें इस पर देखें, इस पर मैकेनिज्म तय करे, कोई न कोई मैकेनिज्म बनाए। काम सरकारों का है, काम आम आदमी का काम नहीं है। और ये सरकारों से पूछिए इस पर क्या कर रहे हैं आप। आप जब कांग्रेस में आए, उससे पहले भाजपा में थे, दोनों के वर्क कल्चर में क्या अंतर दिखाई देता है? भारतीय जनता पार्टी ने धर्मांधता को ही राष्ट्रवाद का हमली जामा पहना दिया, धर्म का व्यापार करती है। कांग्रेस में धर्म का व्यापार नहीं होता है, और नेशनलिटी का भाव जो है उसमें सबको साथ लेना कर चलना, सभी धर्मों का समभाव से समान आदर करना, और सबके विकास की कल्पना करना। बीजेपी में तो ये बात है ही नहीं। यहां तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री इन वेटिंग यही अपनी ग्रोथ का आधार बन जाए। बुलडोजर चला दो, कटोगे बटोगे, बटोगे कटोगे। तो ये भारत का चरित्र थोड़ी है। आप जिन स्वामी विवेकानंद को बेचते हो, मैं वो एग्जैक्ट शब्द तो आज यहां नहीं दोहरा पाऊंगा, जो शिकागो में उनका पहला भाषण था, क्या था उस भाषण का अर्थ? इस मुल्क के बच्चे पढ़ते हैं क्या? केवल इतना याद है, शिकागो में जब अमेरिका के लोगों को, भाइयों और बहनों का, तो तालियां बज गई और अद्भुत नजारा हो गया। भाव पढ़िए उसके, किस तरीके से उन्हें धर्मांधता का और कट्टरता का विरोध किया है। और जब अपना भाषण समाप्त कर रहे थे तब कहा था कि अगर ये धर्मांधता और कट्टरता नहीं हो तो ये धरती और कितनी सुंदर हो सकती है। और इसलिए आओ, आज ये जो इस अधिवेशन का जो नगाड़ा बजाया गया है, ये शासन की किसी भी तरीके की कलम से, शब्द से, हर तरीके के अत्याचार को, धर्मांधता को समाप्त करने का, कट्टरता को समाप्त करने का निनाद साबित हो। पता पता है इस मुल्क के नौसी के लोग राजनीति में आ जाते हैं उठ उठ के, और विवेकानंद जी ने भाइयों और बहनों का, हमारी कल्चर, अरे उसके आगे क्या क्या उसको तो पढ़ो, तुम्हारा ताल्लुक है उससे। कल्चर क्या होती है ये भी समझते हैं क्या इस मुल्क के नौजवान लड़के? सब व्यापार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस में व्यापार नहीं है, वास्तविकता है। भारत आगे बढ़ना चाहिए। और अद्भुत उदाहरण बांग्लादेश के आंदोलन में मुझे याद आ रहा है, दिल्ली में 151 में शायद मुझे बैठा दिया था किसी थाने में। क्या कमाल कर रहे हो? बांग्लादेश के आंदोलन में प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुझे शायद किसी थाने में, शायद यूं नहीं होता। जवाहरलाल नेहरू इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में 9.25 साल जेल रहे हैं। महात्मा गांधी भारत नहीं, दुनिया की दूसरे देशों की सड़कों पर पीड़ित मानवता के खिलाफ, रंग भेद की नीतियों के खिलाफ जंग लड़ा है। एक अपॉर्चुनिटी अन्ना आंदोलन के बाद आपको मिल गई, और आपने, ठीक है, धर्मांधता का देश के कई दुनिया के बड़े लोगों ने कहा है कि धर्मांधता का नशा पीढ़ियों तक चढ़ा रहता है।
आपको एक टैक्टिस याद आ गई कि धर्म का नशा उतरना ही मत दो। डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए उचित थोड़ी है भैया। नो, गलत गलत हो रहा था इसलिए बाहर निकले हैं। हमको लग रहा था ठीक नहीं है। हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के व्यक्ति हैं, लोकतंत्र में आस्था है हमारी, भाजपा की पंच निष्ठाओं में है लोकतंत्र में विश्वास। लेकिन मैं अमित शाह जी से पूछ लूं एकदम रैंडम कि आप भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाएं बताइए, कभी मुझे मिल जाए तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनका सरोकार ही नहीं है। शासन है एवरी टाइम हुक एंड कुक, लूटो खसुटो, खाओ पैसा दो, सरकार गिराओ, सीबीआई ईडी लगाओ, दुनिया भर का कुछ भी करो। ये क्या सिस्टम बन गया है? आप हेल्दी लोकतंत्र को विकलांग बना रहे हो भाई, व्यवस्था से ऊपर हो गए हो। नो, गलत। राजस्थान की बात करते हैं। पहली बार की विधायक, पहली बार की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनकी कार्यशैली को कैसे देखते हैं? भजनलाल जी की कार्यशैली को कैसे देखूंगा? बेचारा भला मानस, उनको लगा मैं मुख्यमंत्री जी के लिए एलिजिबल आदमी हूं ही नहीं, दिल्ली ने बना दिया तो जिसने बनाया मुझे उसके प्रति लॉयल रहना है। राजस्थान चाहे ना भाड़ में, राजस्थान से मेरा लेना देना थोड़ी, राजस्थान ने थोड़ी बनाया मुझे चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर तो दिल्ली की पर्ची ने बनाया, इसलिए मैं दिल्ली की पर्ची पर दिल्ली को खुश रखूंगा, इससे ज्यादा नजरिया ही नहीं। सुबह शाम उनका बीपी इसी बात से बढ़ा रहता है कि कहीं कोई ऐसा स्टेप नहीं उठ जाए कि दिल्ली के आका नाराज हो जाए। ऐसे शासन थोड़ी चलता भाई। और उसमें क्या हो रहा, राजस्थान गर्त में चला गया। क्या हो रहा है 2.5 साल, 2 साल बनाम 5 साल, क्या है भाई? 2 साल का एक श्वेत पत्र तो जारी करो। 5-7 लाख करोड़ राजस्थान पर कर्जा हो गया। अब तो तनख्वाह में भी कर्जा लेकर चुकाने की स्थितियां आने वाली है। पेंशन बंद है कई 6-6, 7-7 महीनों से। आरजीएचएस का 2-4 हजार करोड़ अस्पतालों का बकाया है। तो ये जो कंगाली में राजस्थान जा रहा है, विजन ही नहीं है बेचारे के पास। अमित शाह जी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनको कैसे पूरा किया जाना चाहिए, उसी में लगे रहते हैं। अच्छा है, मेरी जो शुभकामनाएं, भला आदमी। डिस्टर्ब एरिया एक्ट लेकर आते हैं राजस्थान में, उसे कैसे देखते हैं? क्या जरूरत है डिस्टर्ब एरिया एक्ट लाने की? शासन ये काम थोड़ी करता है कि परमानेंट सांप्रदायिकता के बीज लोगों के भाव में पैदा करते रहो, मनों में। क्या हम एक वर्ग विशेष पर इस तरीके का अंकुश लगा देंगे? और कानून से अंकुश लगाए क्या कभी? क्यों आप किसी को जिल्लत दे रहे हो भाई? आईपीसी सीआरपीसी 302 मर्डर होगा, फांसी लगा देंगे, आजीवन कारावास होगा। देश में क्या मर्डर हत्याएं बंद हो गई? इतनी मुंसिफ कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लाखों मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं ना। अगर एक्ट ही सारी समस्याओं का समाधान है, ये पॉलिटिकल एजेंडे हैं, मैसेज देना हम इस संप्रदाय को नकेल डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। विश्वास में लो यार, विश्वासम फलदायकम। विश्वास परिणाम देता है, फल देता है। सबको विश्वास में लो, ये क्या ना, गलत। ठीक है, आपका सांप्रदायिक एजेंडा है, आप उसमें कामयाब हो रहे हो तो करो। जब देश के समझ में आएगा देर सवेर, तब सब स्थितियां ठीक होंगी। कुछ नहीं करा। डिस्टर्ब एरिया, राजस्थान में कहा डिस्टर्बेंस हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या जल रहा है? क्या राजस्थान को सांप्रदायिक दंगों की आग में और आर्मी उतारनी पड़ रही है और अनकंट्रोल्ड सिचुएशन? क्या आप उसकी तरफ ले जाना चाह रहे हो देश को कि उगड़ता लाला के धीरे 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 देश में कोई विकट हालात और परिस्थितियां पैदा हो? क्या करना चाहते हैं आप? एक सांप्रदायिक दंगा होता है, शहर 25 साल पीछे चला जाता है। एक युद्ध होता है, देश 25 साल पीछे चला जाता है। कमाल है, आपके पास स्मूथली, बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से देश को की रफ्तार को बढ़ाने का तो एजेंडा ही नहीं है। हम बने कैसे रहे इसका एजेंडा है, और उसके लिए कुछ भी करो भाई, लड़ाओ, झगड़ाओ, माराओ, काटाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं। गलत, देश गलत हाथों में है। मैं जो कह रहा हूं वो आज समझ में नहीं आएगा, कुछ समय बाद समझ में आएगा। यूजीसी पे क्या कहेंगे फिर सर? नो, आवश्यकता ही नहीं थी। यूजीसी अब की बार 400 पार। फिर मोहन भागवत जी ने बिहार में कह दिया अब समय आ गया है जब विचार करना चाहिए संवैधानिक व्यवस्था में कि आरक्षण रखा जाना चाहिए, नहीं रखा जाना चाहिए। देश भर का SC ST लामबंद और भयग्रस्त हो गया, भ्रम में आ गया, रोक दिया। आपको मेजोरिटी नहीं देंगे, संविधान संशोधन कैसे कर पाओगे?
बस उनका भरोसा जीतने के लिए आपने बस बांट दिया, वर्गों को लड़ा दिया। क्या जरूरत थी लड़ाने की? आप लड़ो, SC ST स्वर्ण लड़ो। हम लड़ाकर बंदर की तरह दोनों बिल्लियों की रोटी खा जाएंगे। राजनीति में एजेंडे नहीं चलते, जिनके हाथों में देश हो उनको नहीं करना चाहिए ये काम। तो और फितरती लोग करें करें, उनका जैसा चरित्र हो। तो अब शासन चलाने वालों का ये चरित्र बन जाएगा तो फिर देश कहां जाएगा भाई? नो, ठीक बात नहीं है। आपने बड़े करीब से 2 शासनकाल देखे हैं। एक तो वसुंधरा राजे का शासनकाल और एक अशोक गहलोत का। दोनों में से किसे ज़्यादा बेहतर मानते हैं? अब इसकी कोई अभी तुलना हमने की नहीं। दोनों अच्छा प्रशासक हैं, दोनों का राजस्थान के बारे में अच्छा सोच है। और मैं समझता हूं कि दोनों के अपने कार्यकाल में राजस्थान ने ग्रोथ की। वसुंधरा जी सख्त एडमिनिस्ट्रेटर सर की, सख्त प्रशासक की शाख रखती है, एडमिनिस्ट्रेटर की, और बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन किया है। तो गहलोत जी की जनरल शाख है कि वो संवेदनशील मुख्यमंत्री है और आम आवाम के प्रति उनके मन में दर्द रहता है। और जब दर्द रहता है तो समाधान के रास्ते भी बनते हैं और शासन उसके लिए काम करता है। दोनों बेहतर मुख्यमंत्री रहे हैं। इतना बढ़िया अगर शासनकाल गहलोत साहब का रहा तो सरकार रिपीट नहीं हो पाई, उसकी वजह क्या मानते हैं? हाँ, वजह तो क्या कह सकते हो, तो गहलोत जी बता पाएंगे या राजस्थान की जनता बता पाएगी? और राजस्थान का ट्रेंड रहा है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। वो एक बार परसेप्शन बन जाता है, राज बदलते ही अपेक्षाएं ज्यादा होती है। और राज्यों के पास तो आजकल संसाधन सीमित है। ये पता नहीं आज की स्थिति क्या है। असेंबली में होते हैं तो कुछ जानकारियां रहती है, पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। मेरे ख्याल से 60-70% राज्य और ड्राफ्ट की स्थिति में चल रहे हैं। और ड्राफ्ट की स्थिति में चलने वाले स्टेट सोचते हैं कि सीमित संसाधनों में अधिक काम कैसे हो। नहीं हो पाता तो नाराजगी होती है। कुछ परिस्थितियां हैं, उसका परिणाम होता है कि राज बदल जाता है। और इसीलिए गहलोत जी ने बेहतर प्रयास किया था कि रिफाइनरी एक बार गतिशील हो जाए तो राजस्थान का रेवेन्यू बढ़ जाए, और रेवेन्यू बढ़ जाए तो परेशानियां खत्म। एक कारण ये भी माना जाता है कि जो शासनकाल पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हमने पेपर लीक की बात कही, उसके बाद मिड डे मील घोटाला, जल जीवन मिशन घोटाला, फिर बीच में सरकार कोविड के बाद थोड़ी सी लड़खड़ाई भी मानेसर में जो हुआ, जो मानेसर वाली घटना थी उसके बाद, क्या ये सब आजकल मैं समझता हूं कि जनता भ्रष्टाचार को नोटिस भी करती है कि नहीं करती। मैंने तो राफेल के मामले में देखा है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राफेल खरीद का 650 करोड़ समथिंग में पर राफेल का टेंडर दिया और राज बदलते ही वो 1350-1400 करोड़ में चला गया। देश भर में हल्ला हुआ तो कहा गया उसमें कुछ टेक्नोलॉजी का चेंजेज हुआ है। और राज्यसभा में एक सांसद के जवाब में आया कि नहीं, कोई टेक्नोलॉजी का चेंजेज नहीं है। जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के समय जिस टेक्नोलॉजी के राफेल जहाज का ऑर्डर दिया था वही है। दुगनी कीमतें कैसे बढ़ गई और बढ़ी है, देश को बताना चाहिए। नहीं तो ये क्या 50-55 हजार करोड़ का करप्शन नहीं है क्या? पर देश नोटिस नहीं करता। यार खाओ, काम करो, जाओ लूटो। गलती हमसे हो गई, जब तक तुम हो लूटोगे, पर काम तो करो। लोग काम को देखते हैं बस। मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में भ्रष्टाचार को लोग नोटिस करते हो तो हिम्मत पड़े किसी की बेईमानी करने की। आप जब भाजपा में थे, किरोड़ी बैसला जी ने एक गुजर आंदोलन शुरू किया, उस समय आप सरकार की, खुद ही की सरकार के खिलाफ हुए। कितना कठिन वह फैसला था सरकार में रहते हुए? फैसला नहीं, कठिन फैसला नहीं। राजनीतिक जमात अनुशासन के नाम पर कायर बन जाती है। और लोग मारे जा रहे थे पुलिस की गोलियों से, कोई बोल ही नहीं रहा था कोई वोटों के लिए। मैं इसलिए बोला, मैं कोई फैसला को सपोर्ट करने के लिए नहीं बोला। लोग मार दिए गए, बेगुनाह मार दिए गए। आजादी के 70 साल बाद कोई व्यक्ति अपने लिए न्याय और इंसाफ मांगने के लिए जाए तो बदले में गोली मिले, तो फिर मेरा जैसा व्यक्ति चुपचाप नहीं बैठ सकता था। इसलिए लड़े, जितना लड़ सकते थे लड़े। इसलिए नहीं कि कोई फैसला के चक्कर में लड़े, नहीं। बच्चे मारे गए और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए था। जिस बात को लेकर गए थे उस पर पूरा समाज लड़ रहा था कि हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रिजर्वेशन चाहिए।
लड़े उसके लिए। सर, आप जिस समाज गुर्जर समाज से आते हैं, वहाँ पे हम बड़े-बड़े नेता देखते हैं, पर जिस प्रकार से हम जाट समाज में देखते हैं कि अलग-अलग फ्रंट पे हर पार्टी में एक बड़ा नेता मौजूद रहता है। मीणा समाज में भी है, गुर्जरों में क्यों नहीं हो पाता ये? थोड़ा तो लंबे समय से एजुकेशन का अभाव है, और हजार साल मुगल और अंग्रेज से लड़ा है तब का इतिहास के पन्नों में बातें कुछ ओझल हो गई। तो डीएनए में ऐसा आ गया कि सत्ता न उनको अपने निकट मानती, न वो अपनी सत्ता को अपना मानते हैं, और भागते भागते जल जंगल जमीन का सहारा लेकर दुर्दशा में चले गए। लीडरशिप तो क्या, अभी तो एजुकेशन ही नहीं आई, तो लीडरशिप तो बहुत सेकेंडरी चीज है। ये तो रिजर्वेशन मिलने के बाद कुछ बच्चे नौकरियों में दिखने लगे। मैंने तो जब मूवमेंट में कूदा था, मैंने पूछा भाई क्या स्थिति है, तो मैंने कहा ये व्यवस्थागत दलित मुल्क में इनसे बड़ा कोई है कि आजादी के 60 साल बाद सरकारी नौकरियों में 0.001% भागीदारी नहीं हो। इससे बड़ी दलिताई क्या हो सकती है। तो अब ठीक है, धीरे धीरे लीडरशिप भी आएगी जब पढ़े लिखे बच्चे आएंगे तो। शायद लीडरशिप आने वाली थी 2018 में, सचिन पायलट को शायद मुख्यमंत्री बनाया जाता। वो उस पर आज मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक रैपिड फायर मैं लूंगा, कुछ नेताओं के नाम लूंगा, उन पे आप क्या विचार रखते हैं आप बताइएगा। नहीं, मैं किसी नेता पर कोई विचार नहीं दूंगा। हो सकता है जिनके नाम आप लो तो मैं उनको आइडल मानता ही नहीं हूं। जो भी आपके नो मन में नो विचार नो हो। नो नो नो, एक फर्स्ट थॉट तो होता ही है कुछ ना भी। कोई फर्स्ट थॉट नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं, इसलिए मत पूछे मुझसे इस बारे में। नहीं, जरूरी नहीं है जो इंस्पायर होंगे। अच्छा, छोड़िए ना, नहीं मैं ये पैरामीटर तय करूंगा क्या? ये किसी स्कूली बच्चे से पूछिए 5वीं क्लास के से, तुम्हें क्या प्रिय लगता है, नहीं समझे बात को तो वो बताएगा यार। ये मेरा सवाल नहीं है। चलिए और साहब, नेताओं के कैडर में और हमारे कैडर में इतना सा अंतर होगा कि वो कोई किसी दल में बड़े पद पर होंगे। जिस रोज वो पद हमारे पास होगा हम भी उतने बड़े नजर आएंगे, हो सकता है उनसे बड़े नजर आए। इसलिए मुझसे मत पूछिए, कि पढ़े लिखे बच्चे से पूछिए इस बार, ठीक है? तो साहब अब आगे क्या तैयारी है चुनाव? कांग्रेस को हर चुनाव में मजबूती से ताकत देंगे, फ्रंट प्रांत से। क्या पंचायत चुनाव, क्या निगम चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देंगे, और ये अनवरत यात्रा चलेगी। बिल्कुल, क्या विधानसभा क्या लोकसभा, हम इस पर लगे हैं जोर से। तो 28 में सरकार आ रही है। 100% आ रही है। दीवार पे लिखा हुआ राजस्थान चिल्ला रहा है, आज चुनाव करा लीजिए, आज बीजेपी 50 सीट नहीं आ सकती। मैं थोड़ी बोल रहा हूं, राजस्थान बोल रहा है। तो जो एक बार पब्लिक डोमेन में बात आ जाती है, परसेप्शन बन जाता है। राजस्थान में मैं पिछले 25-30 साल से देख रहा हूं, परसेप्शन बदलता ही नहीं। बहुमत आ रही है, क्योंकि पिछली 2 बार जब कांग्रेस सरकार आई है, बहुमत बहुमत बहुमत, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत। जब मैंने कहा ना राजस्थान कह रहा आज चुनाव करा लीजिए, बीजेपी 50 सीट नहीं आएगी, अच्छा, तो 3/4 हो गया भैया। मुख्यमंत्री किसे देख रहे हैं आप अगर सरकार? जो आला कमान बनाएगा, मैं थोड़ी होता हूँ। तो आला कमान बनाएगा या विधायक मल की तय करेंगे। तो वहां से यहाँ भी दिल्ली से ही ऑर्डर आएगा ऐसा? अभी केरल में देखा नहीं क्या, राजस्थान की जनता, केरल की जनता ने चाहा, वहां विधायकों ने चाहा, वो निर्णय आला कमान ने किया। और सुखद बात है ना, प्रदेश की जनता के इमोशंस को पार्टियों का आला कमान समझे। राजस्थान में समझा गया बीजेपी वालों ने, कोई इमोशन नहीं, मोदी साहब पर्ची निकाल के भी कठपुतली को कुछ भी बना सकते हैं। कितनी देश भर में आलोचना, पर्ची मुख्यमंत्री, पर्ची मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का एक रुतबा होता है, प्रधानमंत्री होगा देश का, मालिक होता अपने स्टेट का। क्या जिल्लत मुख्यमंत्रियों के नाम पर भाजपा के शासन में हुई है, पर्ची मुख्यमंत्री, पर्ची मुख्यमंत्री। कठपुतलियां बना दिया, बेचारों की साख खराब कर दी। इतना अभिमान में, गुमान में मोदी शाह को नहीं रहना चाहिए। बड़े बड़े लोग आए, देश ने उखाड़ के फेंक दिया। क्या हैसियत है तुम्हारी, झूठ बोल के राज कर रहे हो। अभी आपने केरला की बात करी, तो केरला की भी बात करेंगे। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, पंजाब में भी हमने देखा, कर्नाटका में भी हमने देखा। पार्टी आला कमान एक नेता डिसाइड करती है, पर विधायक दल एक नेता को डिसाइड करते हैं, पर चीजें उस हिसाब से चल नहीं पाती। सीतारमैया और डीके शिव कुमार हमने कर्नाटका में देखा, राजस्थान में अशोक गहलोत। अब इसको लेंदी मत करिए, लेंदी नहीं, ठीक होगा। नो, बैंड अप। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक Thank you. आखिरी मैसेज कोटा की जनता को क्या देना चाहेंगे आप? हम लगे हैं कोटा की जनता की सेवा के लिए।
वहां जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, शासन व्यवस्था जनता का दोहन शोषण कर रही है, भयग्रस्त जी रही है जनता, हम उनको संबल दे रहे हैं। प्रजातंत्र की व्यवस्था लोगों में भय के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए होती है, और इस समय की व्यवस्था लोगों में भय बना के कोटा में आंतक कर रखा है। आंतक इसलिए कि हम जो भी डकैती बेईमानी करें कोई बोल ना पाए डर के मारे, हम उस जनता को संबल दे रहे हैं, लगे हैं, और अंततोगत तो हम इस व्यवस्था को डिस्ट्रॉय कर देंगे, आप मान के चलिए। नमस्कार। चलिए बहुत बहुत